चलिए बेटा, सो कुछ सैम्पल पेपर है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, सो कैन वी सेपरेट अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल? अल्कोहल और वाटर को हम सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं सेपरेट? सबसे पहले आंसर इज नो. ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल और वाटर वो एक लेयर बना देते हैं. ठीक है, दे आर क्वाइट मिक्सिबल इन ईच अदर. ठीक है बेटा, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते यूजिंग द सेपरेटिंग फनल. इफ यस देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर. नहीं है. ठीक है, इफ नॉट एक्सप्लेन. अब हम क्यों नहीं इसको सेपरेट कर सकते यूजिंग दिस सॉरी सेपरेटिंग फनल? बिकॉज दे आर मिक्सिबल लिक्विड्स. ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन देम, जो कि हम सेपरेटिंग फनल में देखते हैं. क्योंकि सेपरेटिंग फनल से हम सेपरेट कैसे करते हैं? क्योंकि दो सेपरेट लेयर्स बनती हैं, बट यहाँ पर सेपरेट लेयर्स नहीं बनेंगी, इसीलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. सो विच मेथड वी विल बी एम्प्लॉइंग? डिस्टिलेशन. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का, एसीटोन का उत्तर राइट. क्लियर हो गया? तो हम इसके लिए डिस्टिलेशन मेथड एम्प्लॉय करेंगे. फॉर द डिस्टिलेशन मेथड, दिस मेथड इट वर्क्स ऑन द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द टू लिक्विड्स. ठीक है, द लिक्विड विच इज हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट विल इवेपोरेट राइट and it will form vapors, right? So we will be quickly condensing those vapors in the condensation, okay, or in the condenser. So the condenser, through the condenser it will be undergoing the process of condensation. तो फिर हमने उसको किस फॉर्म में कलेक्ट कर लेना है? लिक्विड फॉर्म में. एंड इन दी हेयर डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारा दूसरा वाला जो है वो कंपाउंड या मिक्सचर जो है वो रह जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे अल्कोहल एंड वाटर है. ठीक है, अल्कोहल के वेपर्स बने, फिर हमने इसको कंडेंसर में से पास करवा लिया. ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले वो कलेक्ट हो गया, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अल्कोहल मिलेगा, फिर वाटर, पीछे वाटर आ जाएगा. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, crystallization is better technique than simple evaporation, give one reason to justify. अब वो कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर है इवेपोरेशन से. एक पॉइंट बताओ क्यों? जब हमने क्रिस्टलाइजेशन का मेथड किया था और इवेपोरेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे 2 पॉइंट्स. ठीक है, कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर. सी, जब हम इवेपोरेशन करते हैं किसी चीज को, मैंने वेपर्स बनाने हैं. ठीक है, मैं उस चीज को जब हीट करती हूं, ओके, सो व्हाट हैपेंस समटाइम इज दैट थिंग इट अंडरगोज चेयरिंग. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुगर की, कि जब हम शुगर को गर्म करते हैं तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, इट डिकम्पोज्ड. ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या कर जाती हैं? वो डिकम्पोज हो जाती हैं और चेयरिंग अंडरगो करती हैं. ठीक है, किसमें हीट करते हैं हम? इवेपोरेशन मेथड में हीट करते हैं ना. तो इवेपोरेशन में कई बार क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाती हैं, राइट. बट यही अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन लूँ, तो क्रिस्टलाइजेशन में तो मैं पहले ही उसका सोल्यूशन ले रही हूँ, तो वो सोल्यूशन को कुछ नहीं होगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि क्यों क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर है. सेकेंड पॉइंट कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर. सी, अगर तो आपके पास
आपके मिक्सचर में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, आपके मिक्सचर में अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो जब आप उसके क्रिस्टल्स बनाते हो जब आप, तो क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, और जो मेरी इम्प्योरिटीज होंगी वो उस सॉल्यूशन में रह जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो? अगर ये ग्रीन ग्रीन जो है मैं इम्प्योरिटीज शो कर रही हूँ, तो मेरे क्रिस्टल्स जो हैं वो सारे एक अलग से बन जाएंगे, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो पीछे उस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, ठीक है। बट यही जब आप उस लिक्विड को हीट करोगे जिसके पास इम्प्योरिटीज हैं, उस मिक्सचर में अगर इम्प्योरिटीज हैं और आप उनको हीट कर रहे हो, तो क्या पता वो इम्प्योरिटीज भी वॉलेटाइल हों, आपके मिक्सचर के साथ साथ वो भी इवेपोरेट हो जाएं, ठीक है। तो जब आपने उसको ठंडा किया, कंडेंस किया लिक्विड को, जिसके साथ साथ वेपर्स को जिनको आपने कंडेंस किया, जिनके साथ जो इम्प्योरिटीज थी वो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, तो ठंडा करने के बाद जो आपके पास लिक्विड आएगा इट विल बी कंटेनिंग दोज इम्प्योरिटीज। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्यों बेटर है? क्योंकि जब हम किसी चीज के क्रिस्टल्स बनाते हैं तो इम्प्योरिटीज जो है वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है, और प्योर क्रिस्टल्स बनते हैं उस चीज के। बट यही अगर मैं इवेपोरेशन का मेथड उसके ऊपर लगा रही हूँ, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि उस मिक्सचर के साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। अगर मैं उस मिक्सचर को वॉलेटाइल करवाऊंगी, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कराऊंगी, तो कई बार वो इम्प्योरिटीज भी जो हैं वो वॉलेटाइल होती हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि जो वेपर्स हैं उसमें मेरी इम्प्योरिटीज भी होंगी, जो मेरे मिक्सचर के वेपर्स हैं। तो जब मैंने इसको ठंडा कराया, जो मेरे पास लिक्विड आया उसमें भी क्या आ जाएंगी? इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा? क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग सेपरेट हो जाएंगे एंड दैट विल बी प्योर, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाएंगी मदर लिक्विड में, पानी में। हो गया क्लियर? तो these are the two methods due to which the crystallization is more beneficial method than evaporation. ठीक है। Next is write the atomicity of the followings. Write the atomicity of the following. अगर आप एटॉमिसिटी की डेफिनेशन को रिकॉल करो, एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मैंने एटम्स काउंट करने हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दी है H2SO4, हाइड्रोजन के कितने हैं? सल्फर के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? सो दिस टोटल इज 7, 4 5 6 7। अब दूसरे के आप कैलकुलेट कीजिए। CCl4 5, कार्बन के कितने हैं? कार्बन के कितने हैं? ये सारा क्या है? क्लोरीन है, 5 है, ठीक है, दे आर 5। क्लियर? क्या इसका क्या बताऊं? फॉर्मूला कैसे बना? एटॉमिसिटी Na2SO4 कैलकुलेट करो खुद। सोडियम के कितने हैं? सल्फर के कितने हैं? ऑक्सीजन के 4 1 5 और 6 और 7। मतलब हाँ 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लियर? और कोई एग्जांपल आपने कोट करनी है तो बता दो, उसके निकाल लेते हैं। एनी अदर एग्जांपल इन योर माइंड जिसकी आप एटॉमिसिटी निकालना चाहते हो? क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The atomic number of three elements A, B, C are 9, 10 and 13. आपको एटॉमिक नंबर दिया है 3 एलिमेंट्स का, जिनका 9, 10 और 13 है, A, B, C का. Which of them will form a cation? Now you are asked that which will be forming a cation. Now firstly, what do you mean by a cation? Positively charged species. अब वो पॉजिटिव कैसे बनी होगी? उसने क्या किया होगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, राइट? So cation is that species which lose electron. ठीक है, अब लूज कोई क्यों करेगा? जब उसके पास ज्यादा होंगे वो तभी देगा ना, ठीक है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास ज्यादा होंगे वही देगा, जिसके पास कम होंगे वो थोड़ी ना देगा, ठीक है, राइट? तो ए की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दिस इज 2 7. बी की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एंड सी की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. अब देखो ए के पास 2 7 है. अब वो तो ऑलरेडी बेचारा कह रहा है कि मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं 2 8 बना दूं, ठीक है? तो ये तो कैटायन नहीं बनाएगा, ये तो हमें देने वाला नहीं है, तो कहता मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. बी 2 8, ये कहता मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूं, मैं अपने आप को क्यों अनस्टेबल करूं आपको देके, ठीक है? तो दैट मीन्स ये भी नहीं देगा, तो फिर कौन देगा? सी. सी जब इट इज गिविंग 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टर्न बाय टर्न, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और फिर इसने तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है? देन इट इज फॉर्मिंग द स्टेबल स्पीशीज 2 8. तो कौन यहाँ पे डोनेट करेगा? सी, एंड सी विल बी फॉर्मिंग अ कैटायन. हो गया क्लियर? ए. इसकी जगह अगर एनायन पूछा होता तो फिर इसका आंसर ए आना था, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 2 8. नोबल गैस के अदर नेम नोबल गैस ही कहते हैं बेटा हम उसको. क्या बेटा? एनायन क्या होते हैं? बी आंसर कैसे हो जाएगा? बी ना लूज करेगा ना गेन करेगा. वो कह रहा है मेरे पास पूरे पूरे हैं, मैं आपको क्यों दूं या मैं आपसे क्यों लूं, ठीक है? तो एनायन कौन से होंगे? जो गेन करेंगे. अब किसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली जरूरत है? इसको, क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए. ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसकी तो बात ही मत करो कैटायन और एनायन के लिए. बी की बात ही नहीं करनी है जब हमने कैटायन और एनायन बनाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है. जो चीज स्टेबल है उसको क्या जरूरत पड़ी है अपने आप को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की या लेने की? फिर भी नहीं करना था उसमें. देखो कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने 2 8 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसमें एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन चले. हाँ जी, राइट. So next question is define the term mole. How you are going to define a mole? हाँ जी बोलिए बेटा. Ma'am, in the third cell, you have written that there should be 8 electrons, but according to 2 and scale formula, there should be 18. Bisam, please repeat. Bisam Jyot, can Ma'am, you said that in the third shell there should be 8 electrons, but according to 2 and scale formula, there should be 18. बेटा वो चीज मैं आपको कितनी बारी क्लियर कर चुकी हूँ कि 2 8 18 32 ये शेल्स होती हैं. शेल्स दे कंटेन सब शेल्स, और उन सब शेल्स के अंदर हम 2 8 8 की कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं. फॉर द टाइम लर्न दिस थिंग, क्योंकि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं बस, तो आपने ये चीज लर्न करनी है, दैट्स इट. क्योंकि जो मैंने आपको 2 8 18 32 बताया है, दीज आर द शेल्स, राइट?
एंड शेल्स दे कंटेन सब शेल्स आल्सो। अभी आपको सब शेल्स का पता नहीं है, सो जस्ट क्रैम दिस कॉन्फ़िगरेशन राइट नाउ टू 8 8 18 बस। और आई डोंट थिंक कि आपको क्रैम करने की भी उसको जरूरत है, क्योंकि हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं ये चीज। 2 8 8 पढ़ चुके हैं ना। हाँ जी बेटा बोलिए। बताती हूँ, बैठिए। सी, जैसे हम मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है, इनके नाम होते हैं। इसको हम आयरन नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसको हम फेरस कहेंगे। जब 2 पॉजिटिव वाली छोटी वाली, ठीक है, जब वैलेंसी होती है उसको हम OUS के साथ डिनोट करते हैं। जब बड़ी वाली वैलेंसी होती है उसको हम इक के साथ डिनोट करते हैं। तो ये आपका फेरस हो जाता है, ये आपका फेरिक हो जाता है। ऐसे ही कॉपर जो है वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 1 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव वाली छोटी है, 2 पॉजिटिव वाली, तो जो छोटी है उसको आप कैसे डिनोट करते हो? तो ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। और ये क्या हो जाएगा? बेटा ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऐसे मैंने आपके एनसीईआरटी में वैसे ऐसी चीज मेंशन नहीं है, आपने पूछा इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये चीज है नहीं, यू विल बी स्टडी दिस इन हायर क्लासेस, ठीक है, तो अभी ये चीजें जी भी होता है। अगर आपने मोर स्पेसिफिकली बात कर रहे हो तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, जी भी है, अगर जी ऑप्शन में है तो करेंगे, ठीक है। हाँ जी पुत्र, मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट 20 एलिमेंट से जो ऊपर वाले हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, ये आपको गिवन होंगे वैलेंसीज के साथ, वैलेंसीज के साथ गिवन होंगे, राइट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऐसे वैलेंसी लिखी हो सकती है, ऐसे लिखी हो सकती है, ठीक है, या मैं मेंशन करके दूंगी कि वैलेंसी ऑफ दिस इज 1 2, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रोमन्स में भी लिखी हो सकती है, उस चीज के ऊपर ऐसे लिखी हो सकती है, या डायरेक्टली, क्या पता चलेगा? कल ही तो बताया था भी मैंने, जैसे कॉपर ही लिखा है मैंने, कॉपर 2, ये 2 क्या शो कर रहा है? हाँ तो फिर वही तो बोल रही हूँ, ये कॉपर क्या शो कर रहा है? हाँ तो ये चीज बताई नहीं, अगर डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली लिख लो। यस तानिया। Ma'am, what is the relative and absolute mass of proton and electron? ओके, बस Yes, ma'am. बस. ओके। सो अगर हम रिलेटिव मास की बात करें, यहाँ पे आप जो है वो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव मास नहीं लेते हैं, हम एलिमेंट्स का रिलेटिव मास लेते हैं फर्स्टली, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, दैट इज द कार्बन, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का मास हम विद रिस्पेक्ट टू कार्बन लेते हैं। जैसे आपको एक MCQ भी आया था ना, दैट मास ऑफ द 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, राइट, ठीक है, तो दैट मीन्स हम किसी भी एलिमेंट का जो मास है ना वो दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि यहाँ पे हम कार्बन एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। बट यही अगर आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करते हो तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली हमने निकाले हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास और उसका मास हमने निकाला हुआ है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, और उसका है 1.66 × 10⁻⁻20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और कहाँ पे है ये सारे क्वेश्चन? Okay, give reasons now. Reasoning questions are there. An atom is electrically neutral. How electrically neutral है? हाँ हाँ. Why atom is electrically neutral? पहले ये बताइए मेरे को. हाँ जी बेटा, last X. Why atom is electrically neutral? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नो चार्ज. तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इसका आंसर बहुत बारी किया हुआ है हमने. कराया नहीं हुआ? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. Okay, so in case of an atom, the positive charge that is contained in the protons is equal to the negative charge of the electrons. Since the amount of the positive and the negative charge is equal, so atom on the whole is neutral. Isotopes of an element are chemically similar. ये भी कल करवाया है अभी मैंने. Isotopes are chemically similar. क्यों? आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? क्या चेंज होता है? सेम Z, डिफरेंट A. बैठिए बेटा. प्रॉपर्टीज कौन डिटरमिन करता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिटरमिन करता है ये बता दो. किसी भी एटम की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे फोकस होती हैं? एटॉमिक नंबर पे. एटॉमिक नंबर यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं. ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी उसकी सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. अब ये क्या हो गया है? सेम. यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन के ये आइसोटोप की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन के ये आइसोटोप की बात कर रही हूँ, ये इसकी, इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेम इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन में क्या डिटरमिन करना है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी. तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी फिर? सेम. रीजन देना आपने, ये ऐसा आंसर नहीं देना, रीजन देना. राइट, स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने उसका रीजन देना है कि यस दे आर केमिकली सिमिलर because in case of isotopes we are having the same atomic number and we know the electrons, they will be the one that are going to determine the properties of that substance. So since the electrons in all the isotopic formation they are same, तो इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. हुआ क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी को जज करते हैं, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. क्लियर? उन्होंने केमिकल पूछा है आपसे. फिजिकली तो वो डिफरेंट ही होंगे ना, अपीयरेंस वाइज तो डिफरेंट ही होंगे. नोबल गैसेस शो लीस्ट रिएक्टिविटी बिकॉज दे आर स्टेबल, दे डोंट वांट टू रिएक्ट. ठीक है, they don't participate or you can say they don't lose or gain electron because they are very much stable. 288 configuration होती है. ठीक है. Nucleus of an atom is heavy and positively charged. होता है, heavy तो होता है. That means all the mass of the new atom, it is concentrated in the center, right? And this is basically experimental or you can say verified using which model? Rutherford model of atom. ठीक है, जिसमें उसने क्या कहा था कि when the alpha rays, right, so some alpha rays they get deflected at very large angle. कुछ अल्फा रेज में जब न्यूक्लियस के साथ यानी कि एक सेंटर में एक चीज के साथ टकराए, एक चीज के साथ टकराए जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लार्ज एंगल पे जाके डिफ्लेक्ट हुए हैं. इसका मतलब क्या है कि उनके सेंटर में कुछ ऐसी चीज आई है जो बहुत ज्यादा क्या है? हैवी है.
ओके, एंड पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहा है वो उसको। अल्फा पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिकल वन, दैट आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स। वैसे हमने आयंस अभी तक पढ़े नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आयंस इसमें करवाए ही नहीं है, एनसीईआरटी में आयंस की फॉर्मेशंस नहीं है, बट फिर भी क्योंकि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का कंसेप्ट किया हुआ है तो मैं आपको उस पॉइंट से इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आयंस जो है वो क्यों स्टेबल है। Let's take the example of sodium. What is the configuration of sodium? 281. ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये सोडियम एटम लिखा है। अब अगर मैंने इसको आयन में कन्वर्ट करना है, सोडियम कितना चार्ज आता है सोडियम के ऊपर? 1। इसका मतलब क्या है? जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो वो ऐसा था, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? नीचे वाली ना। तो यानी कि जब वो आयन बना तो वो ज्यादा स्टेबल हुआ, और जब वो एटम था तो वो लेस स्टेबल। तो ये एनायन है, Na पॉजिटिव, इसने लूज किया ना तो ये पॉजिटिव बन गया। सो दिस इज कैटायन, सॉरी नॉट एनायन, कैटायन। एनायन लेगा, क्लोरीन की एग्जांपल है। 287 कॉन्फ़िगरेशन है 17 की, इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये नेगेटिव बन गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसकी वैलेंसी 1 है। हाँ जी, क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पढ़ा हुआ है हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, क्या कहता है? और इसको क्या नाम कहते हैं थॉमसन को? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है? हाँ जी बेटा बताइए। उसको ऊपर करो मास्क, वेरी गुड, राइट। सो इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन में क्या क्या होता है? एक तो रेड पार्ट होता है और उसमें कुछ सीड्स होते हैं दैट आर ब्लैक ब्लैक, राइट। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इट एक्सप्लेन दैट कि जो आप एक वाटरमेलन में रेड रेड पार्ट देखते हो दैट इज शोइंग द पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे डिस्पर्स है या स्कैटर्ड है एक एटम के अंदर, और जो उसके सीड्स हैं रैंडमली पड़े हुए हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस वाज द थॉमसन मॉडल। सिमिलरली इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जैसे प्लम होती है, राइट, प्लम के अंदर क्या है? पुडिंग है, सॉरी पुडिंग के अंदर प्लम है, राइट। तो एक पुडिंग ले लेते हैं हम, उसके अंदर कहीं कहीं पे प्लम्स हैं, तो वो प्लम्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और जो पुडिंग है दैट इज शोइंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है, देते हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज कर देंगे। जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो उसने दे दिया, जब उसने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो 28 बन गया बेटा। हाँ, तो ये कैटायन हो गया। उसने लूज किया तो वो कैटायन हो जाएगा। अगर किसी चीज ने गेन किया है तो वो एनायन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी लिमिटेशन क्या थी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की? स्टेबिलिटी ऑफ एटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे किस पोजीशन में उस एटम के अंदर है, क्योंकि उसने तो कह दिया था कि रैंडमली स्कैटर्ड है भाई,
ठीक है, अब हमें क्या पता है कि एक पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे या कितने नहीं है। ओके, सो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि